नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के खास शो डॉक्टर से पूछो में। डॉक्टर से पूछो में आज है सवाल जवाब की श्रृंखला, जहां हम आपके सवालों का जवाब जानेंगे डॉक्टर एस रंजन जी से। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और स्वागत करते हैं डॉक्टर एस रंजन का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। सर सवाल जवाब की श्रृंखला में आज हम अपना पहला सवाल पूछते हैं। ये सवाल हमसे किया है अंजना जी ने, तो जानते हैं उनका क्या सवाल है। डॉक्टर साहब जी नमस्कार, मैं अंजना बोल रही हूँ। मेरी 55 साल उम्र है और मेरे हाथ पैरों में और सर में बहुत दर्द रहती है और मैं ध्यान भी करती हूँ तब भी मेरा आराम नहीं आता है। तो आप मेरी कोशिश करिए, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। अंजना जी, जो हमारे शरीर में हाथ पैरों में जो दर्द होता है, इसको अपान वायु की एक्सेस मानते हैं। तो अगर हम अपान वायु को कम कर सकें, और उसके लिए मैं आपको एक मुद्रा बताता हूं, यह वायु मुद्रा है। अंगूठे की बात की अंगुली को मोड़कर अंगूठे से दबाना है। जब हम इंडेक्स फिंगर को रोल करके अंगूठे से प्रेस करते हैं तो ये वायु मुद्रा कहलाती है। आपको इसका अभ्यास 5-5 मिनट दिन में 3 बार करना है, तो यह आपके दर्द को कम करेगा। और जो आप सर दर्द की बात कह रहे हैं, देखिए सर दर्द हमारे जीवन में तब होता है जब तनाव आता है। तो अपने जीवन में तनाव को कम करने की कोशिश करें और उसके लिए रिलैक्स रहना और समर्पण भाव में जीना सीखें। जो होता है अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है, भगवत गीता का ये सार है। इसे अपने मन में दोहराया करें। मैं आपको सिर दर्द के लिए एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देता हूं। हमारी कलाई पर रिस्ट लाइन से 3 अंगुल अंदर सेंटर में, चौड़ाई से सेंटर, इस जगह पर PC6 नाम का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। दोनों हाथों में बारी बारी से हमें इसे धीरे धीरे दबाना है। दबाने का जो एक पुश एंड रिलीज है, ये 5 मिनट का साइकिल होगा और ऐसा आपको लगभग 20 बार दबाएंगे, 2 मिनट लगभग समय देते हुए। और जब आप इसे समझ चुके हैं, इसे दबा रहे हैं, आप साथ में अफर्मेशन जोड़ सकते हैं कि मैं रिलैक्स रहती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, मैं जीवन को स्वीकार करती हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। जब आप इन सकारात्मक अफर्मेशंस को करते हैं तो आपका माइंड पॉजिटिव रहता है, और जब पॉजिटिव माइंड हो, स्ट्रेस से फ्री हो, तो आपको सर दर्द नहीं हो सकता। वायु मुद्रा का प्रयोग करें, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का प्रयोग करें और ध्यान में हर दिन 2 बार जरूर बैठें। इन सभी का पालन करते चलेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो अंजना जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का पूरा जवाब मिल गया होगा। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो भी दर्शक हमसे अपना सवाल पूछ रहे हैं, वो अपने नाम के साथ साथ कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्थान का नाम भी जरूर मेंशन करें और अपनी उम्र भी जरूर बताएं। तो चलिए हम अपना अगला सवाल पूछते हैं और ये सवाल हमसे पूछा है आलोक जी ने जयपुर से। सर बताइए आपका सवाल। मेरा नाम आलोक खंडेलवाल है, मैं जयपुर से हूँ और मेरी एज 50 इयर्स है और मैं न्यू बिगिनर हूँ मेडिटेशन के लिए। मैंने अभी भी स्टार्ट ही किया है। मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे कान के अंदर पिछले 3 महीने से एक आवाज़ आ रही है और मेरे इरिटेशन टू डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम भी चल रही है, जिसके कारण से कभी एक कान ब्लॉक हो जाता है, कभी क्या होता है। तो इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। तो इस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड वगैरह दिए, उससे भी कुछ नहीं हुआ। अब एक कान में तो मेरे को टिनेटस की प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे कान में मेरी यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, मतलब पिछले 15-20 दिन से ब्लॉक है। तो मुझे क्या करना चाहिए जो मेडिटेशन से मैं इससे रिलीफ मिल सकूँ? थैंक यू। आलोक जी, जो आपने समस्या बताई, टिनेटस की आपको प्रॉब्लम हो रही है, देखिए मेडिकल में इसका कोई क्योर नहीं है। और जब कोई चीज़ को मेडिकल में इनक्योरेबल कहा जाता है, इसका मतलब है कि आपको ऊर्जा पर थोड़े गहरे आयाम पे काम करना है, यानी कि चक्रों पर। हमारे भीतर 7 ऊर्जा केंद्र हैं। तो जो सुनने की प्रक्रिया होती है, इसको एनर्जी मेडिसिन में किडनी से स्वाधिष्ठान चक्र से जोड़ा गया है। तो आपको अपने ध्यान के अभ्यास से अपने स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करना है। देखिए बात समझिए, ध्यान में आप बैठ रहे हैं थोड़ी देर, तो आपके भीतर थोड़ी थोड़ी एनर्जी तो आ रही होगी। आपने स्पिरिचुअल रियलिटी देखा होगा,
नहीं देखा है तो पीएमसी हिंदी पर स्पिरिचुअलिटी देख लीजिए। जब हम सांसों पर ध्यान लगाते हुए शून्य हो जाते हैं, जिसको ब्रेन साइंस की लैंग्वेज में डेल्टा स्टेट कहा गया है, हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है। तो जब आप रोज ध्यान में बैठेंगे, 2 बार ध्यान में बैठना है, हीलिंग पर्पस से जो भी ध्यान में बैठे उनके लिए 2 बार ध्यान में बैठना जरूरी है। तो आपके भीतर जब ऊर्जा उतरने लगेगी, उतर रही होगी, हो सकता है आपको फील भी हो रहा हो, नहीं तो अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ाना है। आप स्थिर होकर बैठें, शांत होकर बैठें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके बैठें। जो आपने यूस्ट्रेशियन ट्यूब की ब्लॉकेज बताई है, इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको हेल्प कर सकता है। ध्यान में जब आप बैठते हैं, आपके भीतर ऊर्जा उतरेगी, और जब आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे जब ऊर्जा पहुंचेगी, जब स्वाधिष्ठान चक्र जो नीचे से दूसरे नंबर का चक्र है, उसकी जब ऊर्जा जब बढ़ने लगेगी, तब जाकर आपकी ये प्रॉब्लम, टिनिटस की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में अपने पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में तलवे में होता है। आप इसको आराम आराम से मसाज करें, लेकिन टिनिटस के मामले में चक्रा पे काम करना ज़्यादा जरूरी है। और जो यूस्ट्रेशियन ट्यूब का ब्लॉकेज है, इसका कुछ कनेक्शन हमारे कोल्ड से होता है। अपने आप को कोल्ड ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें, अपने को बचा के रखें। और आप हल्दी पानी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी गर्म पानी में, गुनगुने पानी में हल्दी डालकर, 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी डालकर आप पिए, तो यह आपको कोल्ड से बचाएगा, यह आपको यूस्ट्रेशियन ट्यूब के ब्लॉकेज को हील करेगा। धैर्यपूर्वक ध्यान करते रहिए। टिनिटस को हील होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप धैर्य के साथ ध्यान करेंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको हेल्प जरूर होगा। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि धैर्यपूर्वक ध्यान करते रहिए, क्योंकि ध्यान में देरी से हो सकता है कि आपको रिजल्ट दिखाई दे, लेकिन यहाँ देर है, अंधेर नहीं। प्राणायाम कीजिए, 2 बारी ध्यान कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आलोक जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है मोहित जी ने उत्तराखंड से। जानते हैं उनका सवाल। मेरा नाम मोहित है, मेरी एज है 30 साल की उम्र, और मैं उत्तराखंड कोटद्वार से बोल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा बचपन से पेट सूखता है, ठीक है। अब मेरा पेट कभी कभी टाइम पे खुल जाता है, कभी कभी नहीं खुलता, ठीक है। और हमारे सर में भी दर्द होता है, और कभी कभी गैस होती है तो पेट में, कभी छाती में चढ़ जाती है, तो उसका सॉल्यूशन चाहिए था डॉक्टर साहब से। मोहित जी, आप अपनी समस्या बता रहे हैं कि आपको कई सारी समस्याएं हैं पेट की, कॉन्स्टिपेशन है, गैस है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण ये है, अपने जीवन को आप प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हैं। यह मन में धारणा होना कि मेरी लाइफ ठीक नहीं है। जब मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही है तो आपका डाइजेशन कैसे ठीक चलेगा, है ना। कॉन्स्टिपेशन की समस्या और दूसरी समस्याएं होंगी। अगर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की बात है तो यहाँ पे तो लेट गो सीखने की जरूरत है। हमारे जीवन में या आपके कमरे में या घर में कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिसका उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी आपने रखा हुआ है, उसको छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा अपने घर की थोड़ी सफाई करें, थोड़ा डिटैचमेंट सीखें, थोड़ा लेट गो सीखें, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन को हील करने में हेल्प करेगा। और आप मिलेट का प्रयोग कर सकते हैं, 5 मिलेट्स, जिसको डॉक्टर खादरवली काफी प्रमोट कर रहे हैं साउथ इंडिया में। ज्वार, बाजरा, रागी, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले हमारे भारत देश में उसका काफी प्रचलन था, लेकिन वह समय के साथ काफी कम हो गया। हमारे शरीर के लिए गेहूं और चावल से ज्यादा अच्छा तो मिलेट्स ही हैं। इन 5 मिलेट्स का खमीर खासकर आप YouTube पे डॉक्टर खादरवली के थोड़े लेक्चर सुने, कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको एक बार सीखना होगा। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करना होता है। अगर आप मिलेट्स खमीर पे आ जाएंगे तो यह आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को और दूसरे डाइजेस्टिव सिस्टम की सभी समस्याओं को बहुत अच्छा हील कर देता है। मिलेट्स आर सुपर फूड, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इस साल को भी मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है। ये एक सराहनीय कदम है हमारी केंद्र सरकार की तरफ से। तो कॉन्स्टिपेशन की, गैस की समस्या को आपको ये मिलेट ठीक कर सकता है। साथ में आप एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी काम कर सकते हैं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के तलवे पर, जो सफेद हिस्सा है तलवे का और जहां पर हमारा बॉर्डर है सांवला हिस्से का, यहाँ पर SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस पर मसाज करें, दोनों पैरों में करना है।
ज़्यादा दाहिने पैर में करना है। और यहाँ पर आप हल्दी भी लगा सकते हैं। हल्दी का प्रयोग स्प्लीन और पैंक्रियाज मेरिडियन को एनर्जाइज करता है, एक्टिव करता है। इसको दबाते SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए अफर्मेशन दोहराएं, मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ, खुश हूँ। तो यह प्रयोग आपको हेल्प करेगा, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। किसी भी बीमारी का जो इलाज है वो आपके खुद से शुरू होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बोला कि खुद से प्यार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले आप खुद से प्यार कीजिए तो देखिएगा धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो मोहित जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है अजय विश्वकर्मा जी ने। सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मेरा नाम अजय विश्वकर्मा है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी उम्र 42 वर्ष है, हाइट 5 फीट 2 इंच है और मेरा वज़न जो है लगभग 75 किलो है। मुझे जो है वो लगभग कोविड होने के पश्चात मुझे टिनाइटस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरे सर में भारीपन कभी कभी लगता है, सर हल्का सा घूमता है और मुझे चेस्ट में भी हल्का सा पेन रहा आता है, कभी कभी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मेरे को ये रोग होने के साथ साथ मैं कभी भी अगर बहुत खट्टी खट्टी चीज़ें खा लेता हूँ तो मुझे टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है और मेरा थोड़ा सा वज़न भी ज़्यादा है। इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब से परामर्श चाहता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अभी 45 मिनट का ध्यान करता हूँ और अभी क्वांटम का सेशन भी अटेंड किया मैंने 10 दिन का, जो कि कल कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान में नियमित रूप से कर रहा हूँ। 40 दिनों के 2 बार मैं स्वयं से संकल्प कर चुका हूँ। और बाकी मेरा ट्रैवलिंग का थोड़ा सा काम रहता है, तो उस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, जैसे खाने में लहसुन प्याज ना खा पाना, क्योंकि ट्रैवल में होने के चक्कर में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। बाकी मैं ध्यान कंटिन्यू कर रहा हूँ और सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा डॉक्टर साहब परामर्श दें उचित लगे। धन्यवाद। अजय जी, आप बता रहे हैं कोविड के बाद आपको ये सब समस्याएं शुरू हुई हैं। देखिए, कोविड के बाद और कभी कभी वैक्सीन के बाद, क्योंकि वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में हुए हैं, हमारी जो रेजिलियंस पावर है, हमारी जो इनर एनर्जी है, जो एनर्जी का रिजर्वायर हमारे भीतर होता है, वो काफ़ी हद तक डिप्लीट हो गया है, उसको क्षति पहुंची है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको, जैसे एक बच्चा होता है या कोई मेजर एक्सीडेंट के बाद किसी मरीज को कैसे केयर करना पड़ता है, कोविड के बाद भी आपको अपनी बॉडी का वैसा केयर करना है। कहने का मतलब, आप थोड़ा फास्टिंग शुरू करें, महीने में 1 दिन प्रॉपर फास्टिंग और सप्ताह में 3 दिन 5 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि दिन में 8 घंटे और 9 घंटे के विंडो में ही भोजन करना, रात में 15 से 16 घंटे का उपवास करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपकी बॉडी का डिटॉक्स होने लग जाएगा। साथ में अपने भोजन में हरी सब्जियां और फलों का प्रयोग बढ़ाएं। हमारे भोजन में जितने अधिक फल होंगे ना और जितनी अधिक सब्जियां होंगी, इनमें प्राण ऊर्जा ज़्यादा होती है। देखिए, भोजन को जो पॉपुलर मेडिकल कंसेप्ट है कैलोरी, हम कैलोरी के लिए नहीं खाते, यह बात एक समझनी है हम सभी को। हम बेसिकली प्राण ऊर्जा के लिए खाते हैं। तो जितनी प्राण ऊर्जा होगी भोजन में, वो हमें उतना ज़्यादा ऊर्जा देगा। तो फल और सब्जियों पर विशेष फोकस करना है। थोड़ा जूस पीने की आदत डालिए, थोड़ा सूप पीने की आदत डालिए। जितनी सब्जी आप पहले खाते थे उसका 2 गुना और 3 गुना सब्जियां खाना शुरू कीजिए, तो आपको ज़्यादा, आपके भीतर प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। और इसके अलावा आप प्राण मुद्रा का प्रयोग करें। प्राण मुद्रा में हम लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर को थंब से मिलाकर 5 मिनट से 10 मिनट तक रखते हैं, और ऐसा दिन में आप 5 बार या अधिक बार भी कर सकते हैं। हर 2 घंटे पर 5 मिनट के लिए अपने प्राण मुद्रा को मिला लें। इससे आपके पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ता है। आप सोते समय किसी एक हाथ में या दोनों हाथ में
पेपर टिप माइक्रोपोर भी लगा सकते हैं और इसको छोड़ सकते हैं। ये आपके भीतर प्राण ऊर्जा के संचार को बढ़ाएगा। साथ में ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से दिन में 2 बार करते रहें और मिलेट का सेवन आपको भी हेल्प करेगा। देखिए मिलेट्स जो हैं 5 मिलेट्स खासकर, वो हमारे शरीर में ना माइक्रोबायोम हेल्दी बैक्टीरियाज को ग्रो कराते हैं। देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं। इनफैक्ट नंबर वाइज देखा जाए तो बैक्टीरिया के सेल्स ही अधिक है हमारे शरीर में। ये बहुत एक फनी फैक्ट है। तो उन बैक्टीरियाज का जो फूड होता है वो फाइबर से आता है, जो मिलेट में काफी अच्छे परसेंटेज में होता है। गेहूं में, चावल में बहुत कम परसेंटेज में फाइबर है। तो जब हम मिलेट्स का सेवन करते हैं ना, तो हमारा इंटरनल सिस्टम बिल्कुल भीतर से ठीक होने लग जाता है। जब आप मिलेट खाना शुरू करेंगे, आपको 3 महीने से 6 महीने में डिफरेंस, ये चेंज आना दिखेगा। थोड़ा अपना केयर करें। जब आप इस तरह से अपने पे केयर करेंगे तो आपकी जो जनरल एनर्जी है वो पहले बिल्डअप होगी। और जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपने बताई है कि टिनिटस की तकलीफ होती है, तो टिनिटस को हम किडनी की नाड़ी स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्शन मानते हैं। तो आप अलग अलग रोगों को ठीक करने के लिए अलग अलग म्यूजिक थेरेपी है, फ्रीक्वेंसी हीलिंग के म्यूजिक हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। या स्वादिष्ठान चक्र के लिए हम राग यमन को प्रयोग करते हैं। देखिए भारत देश में ना अध्यात्म और शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा खजाना है। इतना बड़ा खजाना है कि हम उसको नहीं जानते और उसका उपयोग नहीं करते। राग यमन जो है, अगर आप उसको आंख बंद करके सुनेंगे, आंख बंद करके सुनना आइडियल है। अगर वो संभव ना हो तो आप काम करते करते भी उसे सुन सकते हैं। तो राग यमन के जो म्यूजिकल वाइब्रेशन है वो आपके स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी वाइब्रेशन को अच्छा बनाएंगे। और रोज 1 घंटे 2 घंटे आप राग यमन को सुन रहे हैं तो इससे आपकी स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी बढ़ने लग जाएगी और टिनिटस को हील करने में ये हेल्प करेगा। इन सभी का प्रयोग करें, आपको फायदा जरूर होगा। जी हाँ अजय जी, ध्यान के साथ साथ आप थेरेपीज भी लीजिए और आपको अगर फ़ायदा होता है तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पूछे गए सवालों का अगर आपको जवाब मिलता है और आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको अच्छा असर हुआ या असर नहीं हुआ, ये दोनों ही तरीके के फीडबैक हमें ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे लिए आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है रश्मि शर्मा जी ने ग्वालियर से। तो मैम बताइए आपका क्या सवाल है। मेरा नाम रश्मि शर्मा है। मेरी उम्र 37 साल है। मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। मुझे 8-10 साल से पूरे बॉडी में एलर्जी होती है। बहुत ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वह ठीक नहीं होती। बस थोड़ा सा ही आराम पड़ता है और कभी भी कहीं पर भी होने लगती है। और जब मैं सोने जाती हूँ तो मेरे सिर में भी दर्द होता है। स्किन एलर्जी होने का साइकोसोमेटिक रीजन, मन के तल पे कारण क्या है? देखिए हर एक बीमारी ना मन से शुरू होती है। यही हमें अध्यात्म में सीखना है और इसके लिए लुई हे की पुस्तक को हम पढ़ सकते हैं, जिस पर हमने स्वाध्याय भी बनाया है। पीएमसी हिंदी पर आपको परिवर्तन नाम से यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर्स पे एपिसोड्स आपको मिलेंगे, जिनको आपको एक एक एपिसोड्स को देखना चाहिए। मन और रोग का आपस में क्या कनेक्शन होता है और इसे हम कैसे हील कर सकते हैं। तो एलर्जी का कारण क्या है? एलर्जी का कारण है जब हम अपने जीवन में किसी भी वस्तु से, घटना से, व्यक्ति से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं सकते, जा नहीं पा रहे। तो हमारी बॉडी में जो कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है कि मुझे तो दूर जाना है लेकिन जा नहीं सकते, नहीं जाने का मौका है, तो हमारे स्किन के लेवल पे कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है। तो अपने जीवन को, आपके जीवन में जिन जो लोग हैं और जो परिस्थितियां हैं, उनको स्वीकार करने की एक आदत डालें। देखिए अध्यात्म में अगर हम आत्माओं की यात्रा की तरह से समझें, देखिए मूल रूप से तो हम आत्मा हैं। शरीर के तल पे हम जी रहे हैं, भौतिक तल पे, लेकिन असली सच्चाई तो यह है कि हम सनातन चिरंजीवी आत्मा हैं। तो हम क्यों मानव शरीर में जीवन जीते हैं? क्योंकि हमें अनुभव लेना होता है। हम अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हुए सुख का, दुख का और अलग अलग अनुभव लेते हैं और इन अनुभवों के माध्यम से हम सीखते हैं। तो जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उसके पीछे
कुछ रीजन होता है, कुछ पर्पस होता है, उनसे भागिए मत। वहां पर आपको धैर्य रखना है, समझना है, सीखना है, पता करना है कि इस परिस्थिति में मुझे सीखना क्या है। और जब आप लुई हे को पढ़ेंगे या हमारा परिवर्तन एपिसोड आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर सीखना क्या है। एलर्जी के केस में एक जनरल बात तो ये सीखनी है कि हमें स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस सीखना है। देखिए, जैसे हमारी धरती माँ है, वो तो सबको स्वीकार करती है। वो कभी कहती है क्या ये पॉजिटिव इंसान है, ये नेगेटिव इंसान है? अगर पार्क में अगर नेगेटिव इंसान वॉक करने आए तो मैं इसे वॉक नहीं करने दूंगी। वो तो सबको स्वीकार करती है। तो हमें भी जीवन में थोड़ा स्वीकार भाव बढ़ाना है। अगर स्वीकार भाव बढ़ाने में आप सफल होते हैं तो आपको ये एलर्जी की समस्या ठीक होगी। आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं बताता हूं। हमारी कलाई पे LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, दोनों हाथों में है। अंगूठे की लाइन में इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है धीरे धीरे, एक बार में लगभग 2 मिनट, ऐसा दिन में 5 बार, क्योंकि एलर्जी को ठीक होने में समय लगता है। स्किन की जो भी समस्याएं होती हैं उनको ठीक होने में थोड़ा समय लगता है। आपको 6 महीने का धैर्य रखकर चलना पड़ेगा। 6 महीने का टाइम स्पैन रखिए कि हाँ, मुझे 6 महीने नियमित ध्यान करना है और LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। और जो अफर्मेशन लुई हे की मैंने बताए हैं उनको प्रयोग करना है कि मैं जीवन को स्वीकार करती हूँ, मैं खुद को प्रेम करती हूँ, मैं अपने जीवन को प्रेम करती हूँ। अगर हम खुद को प्यार नहीं करते, खुद को प्रेम नहीं करते, तो हम अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। और अगर खुद को प्यार कर सकते हैं तो किसी भी दवा के प्रयोग करने की, दवा पर निर्भर होने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपकी दवाइयां अगर चल रही होंगी तो वो बंद हो जाएंगी धीरे धीरे, अगर आप अफर्मेशंस को ठीक से करते हैं तो। साथ में ध्यान का अभ्यास भी करते ही रहना है। और मिलेट्स का प्रयोग भी आपको हेल्प कर सकता है। जो 5 मिलेट्स है, खासकर उनका खमीर अगर आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, तो उसको भी प्रयोग करें, वो भी आपको हेल्प करेगा। बेसिकली वो डिटॉक्स होने देगा। जो आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन जमा हो जाती है, वो टॉक्सिन अगर रिलीज हो जाए, बॉडी से चली जाए, तो एलर्जी ठीक हो जाएगी, है ना। एलर्जी ठीक होती है। ऐसा जिन लोगों की समस्या पुरानी होती है ना, वो बहुत बार हिम्मत हारने लगते हैं कि अरे ये समस्या इतनी समय से है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल ठीक होगा, होता है, सभी बीमारियां ठीक होती हैं। धैर्य के साथ आपको ध्यान और ध्यान के साथ जुड़ी हुई इन आध्यात्मिक चीजों का ध्यान रखना है। आप इनका प्रयोग करें और 6 महीने बाद हमें फीडबैक दें। जी लक्ष्मी जी, जैसा कि सर ने कहा कि अपने आप से प्यार करें, शरीर और मन में जितना भी आपने सब कुछ संजो के रख रखा है, कि मैल आपने रख रखा है, उसे भी रिलीज करना शुरू करें। क्योंकि जब तक आप अंदर से साफ नहीं होंगे, मन से साफ नहीं होंगे, तब तक आप अपनी परेशानी से निजात नहीं पा सकते। बाकी जैसा कि सर ने कहा कि 6 महीने तक ये प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको सही में फ़ायदा होता है तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं संतोष जी राजस्थान से। पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा नाम संतोष है, उम्र मेरी 46 वर्ष है और मैं नौहर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। और 4 महीने से मुझे सर ओरल लाइकन प्लानस हो रखा है। ऑटोइम्यून डिजीज़ की समस्या बताई है। और सर मुझे पेट की भी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, गैस और एसिडिटी की समस्या, कुछ भी डाइजेस्ट जैसा नहीं होता, या तो कब्ज हो जाती है या फिर पेट में मरोड़ से आती रहती हैं। और नज़ले की भी समस्या है, बचपन से ही बहुत छींकें आती हैं। और अब तो थोड़ी कभी कभी उधस उठ के खांसी सी भी आने लगती है, जिससे ये लगता है जैसे अस्थमा की शिकायत हो रखी है। उसमें भी मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब लेके देख लिया, बट कोई रिलीफ नहीं मिलता। अब सिर्फ लिवोसिट्राजिन लेती हूँ, जिससे 2-3 दिन आराम रहता है, फिर वापस वैसे ही बहुत ज़्यादा छींकें लग जाती हैं। और सर ऐसे होता है जैसे अचानक सर्दी का मौसम होता है, उसमें भी मेरा शरीर एकदम से अचानक गर्म हो जाता है और पूरा पसीने से भर जाती हूँ, फिर घबराहट से होने लगती है। तो सर आप प्लीज़ कोई ट्रीटमेंट बताइए, धन्यवाद। संतोष जी, ये ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के मामले में ना बहुत सारी बीमारियों में बोल देते हैं ये ऑटोइम्यून। जब इलाज करना मुश्किल होता है तो ये ऐसा कह देते हैं कि बॉडी के अपने सेल से लड़ रहे हैं। ऐसा समझिए कि आपको ऐसी बीमारी हो जाए कि आपका अपना हाथ आपके अपने गाल को मारने लग जाए, तो ये ऑटोइम्यून हो गया कि अपने बॉडी के इम्यून सेल्स अपने ही बॉडी पर के सेल्स पे अटैक कर रहे हैं।
तो ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है, ठीक है। और फिर भी अगर हम थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म में जाएं तो इसका एक मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन, अगर हमारी बॉडी के सेल्स में अगर कचरा जमा हो जाए तो बॉडी क्या करता है, उसको शरीर से बाहर निकालना चाहता है और बाहर निकालने के लिए उस पर वो अटैक करता है। तो आपको समझना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसको मेडिकल में कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, आप इनके इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट मत करें। इलाज सभी चीज का है, लेकिन आपको इस आध्यात्मिक तरीके से और प्राकृतिक तरीके से अप्रोच लेना पड़ेगा। जो पॉपुलर मेथड है उसका प्रयोग करके आप ठीक नहीं कर पाएंगे। क्या अप्रोच लेना है प्राकृतिक तरीके में? आपके शरीर को डिटॉक्स करना है, आपके शरीर में जो अननेसेसरी जमा है, रुका है, उसको निकालना है। अपने वेट को नॉर्मल कीजिए, अगर वेट ज्यादा है तो फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रयोग करें। डिटॉक्स करने का सबसे बड़ा फार्मूला जो है फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग है। इसके अलावा डिटॉक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आप पता करें और उनका प्रयोग करें। मिलेट्स खाना शुरू करें। मिलेट्स खाएंगे तो आपका सिस्टम अंदर से ठीक होना शुरू होगा, माइक्रोबायोम आपके इंटेस्टाइन के नॉर्मल होंगे और वो सब पूरी बॉडी के हेल्थ को प्रभावित करते हैं। और एक्यूप्रेशर पॉइंट के रूप में SP4 और HD7, ये दो एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं बताता हूं। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है स्प्लीन मेरिडियन, पैंक्रियाज मेरिडियन का चौथा एक्यूप्रेशर पॉइंट, हमारे पैर में गोरा हिस्सा और सांवला हिस्सा के जंक्शन पे। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को धीरे धीरे आप 2-2 मिनट मसाज करें। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर देगा, आपकी गैस की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या दूर होगी। दोनों पैरों में से करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट दिन में 3 से 5 बार दबाना है और दबाते हुए आप अफर्मेशंस कर सकते हैं। मैं खुद से प्यार, आई लव माई सेल्फ, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ानी है। अगर पॉजिटिव माइंड हो तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। डिजीज जो है ना वो साइकोसोमेटिक है, माइंड पर निर्भर कर रहा है। माइंड को पॉजिटिव बना लेंगे, शरीर हेल्दी हो जाएगा। आई लव माई सेल्फ, आई थिंक पॉजिटिव, आई स्पीक पॉजिटिव, आई इंजॉय माई लाइफ। लाइफ को पॉजिटिव की तरह देखना शुरू करना है। एक्यूप्रेशर पॉइंट, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए अफर्मेशंस का प्रयोग करें। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। और ऑटो इम्यून की जो बात बताई है, हमारे बॉडी के अपने सेल्स पे अटैक कर रहे हैं। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो बहुत बार अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही होती हो तो मुझे तो ये भी डाउट आता है कि उसको ऑटो इम्यून का लेबल लगाकर उससे छुटकारा पाया जाता है। अगर ऑटो इम्यून वास्तव में है तो हमारे हाथ पे कलाई पर एक्यूप्रेशर पॉइंट है HD7, हार्ट मेरिडियन का 7वां एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसका मसाज जब आप करेंगे, यहां पर दबाने पर दर्द नहीं मिलता है लेकिन फिर भी आपको मसाज करना है। हमारे लगभग 50% एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे ही दबाने के बाद दर्द मिलता है। दर्द ना मिले तो भी आपको दबाना है। इनको दबाते हुए सेल्फ लव का अफर्मेशंस करें। आपकी बॉडी के अपने सेल्स पे अटैक कर रही है, कंफ्यूजन की स्थिति है, उस कंफ्यूजन को दूर करना है और सेल्फ लव जो है उस कंफ्यूजन को दूर करेगा और वापस में प्रेम पैदा होगा। आपकी बॉडी के अपने सेल्स दूसरे सेल्स से प्रेम करने लग जाए। तो अगर आप सेल्फ लव करेंगे तो ये सेल लेवल पे भी जाएगा, टिश्यू लेवल पे भी जाएगा। HD7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए 2-2 मिनट के लिए दबाना है, दिन में 5 बार दबाना है। बोला करें आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, मैं खुद से प्यार करती हूं। प्रेम प्यार खुद के लिए बढ़ाएंगे, ऑटो इम्यून ठीक हो सकता है। लाइलाज बीमारी की तरह इसको मत देखें जो एलोपैथी मेडिकल सिस्टम में माना जाता है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन हाँ, हमें आध्यात्मिक तरीके और प्राकृतिक तरीके को समझना और अपनाना होगा और थोड़ा धैर्य रखना होगा। सर, यहाँ मैं संतोष जी के सवाल में एक और सवाल ऐड करना चाहती हूँ। आपने बोला कि डिटॉक्स करने के लिए फास्टिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन काफी सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि फास्टिंग में पूरे दिन भूखे रहना है या फिर हम लोग बीच में जूस या फलाहार कर सकते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, जो आइडियल है वो तो है कि कंप्लीट फास्टिंग, लेकिन बिगनर्स के लिए मुश्किल भी है ना। तो वाटर फास्ट या जूस फास्ट कर सकते हैं। देखिए, जूस अगर आपने लिया तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उसे पचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो फ्रूट्स लें या जूस लें, इन दोनों में भी ज्यादा अच्छा है कि जूस लें।
जूस के लिए तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फ्रूट्स को पचाने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे वो भी मेहनत बहुत कम है। तो पहले हम जूस फास्ट ही करें। कंप्लीट फास्ट बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और कभी कई बार कंपनी चाहिए, अगर परिवार में किसी ने किया है उनके उपस्थिति में करें, क्योंकि वैसे तो 90% 95% कुछ होता नहीं है, लेकिन कभी 1000 केस में किसी एक केस में कभी कोई चक्कर आया और फिर नहीं काम कर पा रहे हैं, वीकनेस को आ गई, तो अगर ऐसा कुछ हो, जो कि बहुत रेयर है लेकिन कभी कभी होता है, तो व्यक्ति घबराए नहीं। परिवार में जो जिसने पहले किया हुआ है वो उसको सांत्वना दे सकता है या बैकअप दे सकता है, या ठीक है तुम आराम कर लो, अगर फास्टिंग में हो नहीं काम बंद कर पा रहे हो तो आराम कर लो। तो इसलिए जूस फास्ट करना ज़्यादा ईजी है। और अगर ये भी ना कर सके तब इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि सुबह 9 बजे या 10 बजे ब्रेकफास्ट करें और फिर शाम में 6 बजे 8 से 9 घंटे की विंडो तक आप अपना फूड, आखिरी फूड ले लें। 8 घंटे के बीच में आपको जो खाना है, जितना खाना है उतना खाएं। बस जो 8 घंटे 9 घंटे में आपने खा लिया, फिर रात में और अगले दिन जो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है तब तक आप कुछ नहीं लेंगे पानी के अलावा। तो 15 और 16 घंटे का फास्ट भी हमें डिटॉक्स करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कोई भी कोई भी इंसान कर सकता है, बस थोड़ा सा एक सोचना है कि आपको एक डिनर एक तरह से स्किप करना है, या कहिए कि आपको वो पहले लेना है, सूर्यास्त होने तक आपको ले लेना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो हर ही कोई कर सकता है। यानी कि फास्टिंग करना एक आसान काम है। तो संतोष जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं भारती कक्कड़ जी लुधियाना से। मैम पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर से पूछो टीम को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम भारती कक्कड़ है, मेरी उम्र 43 वर्ष, वजन 73 किलोग्राम। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। मैं रेगुलरली ध्यान करती हूँ 1.5 घंटा। मुझे वेरिकोज वेन्स, एसिडिटी और टमी फैट की प्रॉब्लम है। कृपया मेरा उचित मार्गदर्शन करें। भारती जी, आपके सवाल में जो वेरिकोज वेन की बात है उसको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। देखिए, टमी फैट है, ठीक है, उसे भी कम करना चाहिए, लेकिन बात ये समझें कि वेरिकोज वेन का अगर हम केयर ना लें तो इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा गड़बड़ भविष्य में हो सकते हैं। मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बस जानकारी के लिए, इन लॉन्ग टर्म अगर आप अपने हेल्थ को ज़्यादा इग्नोर करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे हार्ट पे भी जाता है। वेरिकोज वेन अगर एडवांस लेवल पे पहुंच जाए तो हार्ट की प्रॉब्लम भी मरीज को शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक भी कभी कभी आ जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, बस प्रिकॉशन लेने की जरूरत है कि इसको आप लाइटली ना लें। वेरिकोज वेन में देखिए क्या होता है, हमारे वेन से ब्लड वापस हार्ट की तरफ आता है और वो वेन में ब्लड वापस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? इसके 2-3 कारण है। एक कारण तो है हमारे स्प्लीन ऑर्गन का, जो कि मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है, इसका कमजोर होना। तो अगर आप ध्यान में 2 बार बैठ रहे हैं, आपने बताया है कि आप रेगुलर ध्यान में बैठते हैं, ध्यान के अंत में आप अपने मणिपुर चक्र पर फोकस रख सकते हैं, या मणिपुर चक्र का जो म्यूजिक है, जिससे राग मालकौंस है, राग शुद्ध सारंग है, आप इसके साथ ध्यान में बैठ सकते हैं। यूट्यूब पर ये सभी म्यूजिक आपको इजीली मिल जाएंगे। इस म्यूजिक के साथ ध्यान में बैठने से आपका स्वादिष्ठान, आपका सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र मजबूत होगा और चक्र के हिसाब से हीलिंग शुरू होगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम समझें तो ये स्प्लीन नाड़ी का वीकनेस है। जो स्प्लीन की नाड़ी है, जो पैंक्रियाज के पीछे बाईं तरफ स्प्लीन होता है, तो वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड जो है वापस नहीं लौट रहा है। उसको करने के लिए हम स्प्लीन की नाड़ी, जो कि बाएं पैर में है, अंगूठे से शुरू हो जाती है, खासकर सबसे बड़ा पॉइंट उसका SP4 है। SP4 से फिर ऊपर SP6 और फिर और ऊपर घुटने तक जाएंगे जहां पे SP9 आता है। नीचे से ऊपर तक SP4 से शुरू करते हुए SP6 और पूरे पैर तक आपको मसाज करना है, और हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन वहां पे हल्दी लगाना है। हल्दी का प्रयोग, बेसिकली पीले रंग का प्रयोग, स्प्लीन की नाड़ी को एक्टिव बनाता है। तो ये आप करेंगे। और अगर आप थोड़े आसन कर सकते हैं तो पैरों के आसन थोड़े किया करें, क्योंकि जब मूवमेंट होगा तब ब्लड को वापस हम भेज सकते हैं। खासकर वज्रासन हुआ, वज्रासन अगर कुछ लोगों को मोटापा हो तो वज्रासन में बैठना मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं। अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते किसी कारण से,
तो आप बटरफ्लाई से शुरू करें ताकि आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आए। अगर आप बटरफ्लाई आप धीरे धीरे कर रहे हैं तो आप वज्रासन में भी बैठने लग जाएंगे कुछ दिनों में। कोशिश करने से ना जहां विल हो वहां सब कुछ हो सकता है। आप किसी अच्छे योगा ट्रेनर का भी हेल्प ले सकते हैं। बटरफ्लाई करने से, वज्रासन करने से, और वज्रासन के बाद एक आसन है वृक्षासन। वृक्षासन में खड़े होकर अपने तलवे को, एक पैर के तलवे को दूसरे पैर के थाई से लगाते हैं। तो ये वृक्षासन का प्रयोग जो है यह भी ब्लड सर्कुलेशन को, जो स्टैग्नेंट है वेरिकोज वेन में और भी कुछ रोगों में, हमारे थाई रीजन में ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है। तो वृक्षासन का प्रयोग काफी हेल्पफुल है। खास पैरों के जो भी आसन हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वेरिकोज वेन ठीक होने लग जाएगा, नहीं तो बाद में ऑपरेशन की नौबत आ जाती है और ऑपरेशन कराने की जरूरत है नहीं अगर आप केयर करते हैं तो। जो टमी फैट की आपने बात बताई है, तो देखिए मोटापे का एक कारण होता है ओवर ईटिंग। जो भी भोजन करें ना उसको ध्यान पूर्वक करें। भोजन से पहले आप 1 मिनट के लिए प्रार्थना किया करें। मेडिटेटिव वे में भोजन बनाएं और मेडिटेटिव वे में भोजन को करें। ध्यान के साथ, प्रेयर के साथ जब भोजन को करते हैं तो कम क्वांटिटी भी आपको अच्छा सेटिस्फैक्शन दे सकती है। ओवर ईटिंग ना होने दें। फैट का, टमी फैट का या किसी भी फैट का एक बड़ा कारण तो वो होता है ना। भोजन को चबा चबा के खाएं, प्रेम से खाएं तो आपको वो संतुष्टि देगा। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं आऊं तो वेरिकोज वेन के लिए मैंने आपको SP4, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया है। टमी फैट के लिए आपको ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूं। हमारे घुटने पर बाहर की तरफ से ये ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ST36 मतलब स्टमक का 36 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट। इसको अपनी नकल से, नकल मतलब ये जो नुकीला हिस्सा होता है मुट्ठी बनाने के बाद, इससे आप अपने ST36 को मसाज कर सकते हैं। दोनों पैर के ST36 को मसाज करने से इस टमी फैट को कम करने में आसानी होती है। और जब भोजन को आप प्रेम से करेंगे, खाएंगे, तो आपको जो भी दूसरे डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक होने लग जाएगी। नियमित ध्यान और ध्यान के साथ सकारात्मकता और एक्यूप्रेशर का प्रयोग आपको पूरी तरह से निरोगी बना देगा। हम हमेशा से ही अपने शो के द्वारा आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी बीमारी से घबराना नहीं है। घबराएंगे तो उसका इलाज कर पाने में आप थोड़े से असक्षम महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान करेंगे, आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे और डॉक्टर रंजन के बताए हुए सुझावों को फॉलो करेंगे तो आप जल्द ही बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ भारती जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछ रही हैं मीनू बख्शी जी हरियाणा से। मैम पूछिए अपना सवाल। मेरी उम्र 58 साल है। मैं हरियाणा के यमुनानगर में रहती हूँ। पिछले 1 साल से मेरे नाक बंद था और मैंने जब टेस्ट करवाया तो मेरे नाक राइट साइड में पॉलिप निकला, जिसके कारण मेरा राइट साइड बंद रहता था। मैंने एलोपैथी से इलाज करवा के ऑपरेशन से उस पॉलिप को निकलवाया। उसके 1 महीने बाद 1 महीने तक मेरा ठीक रहा और उसके बाद मेरा नाक फिर से बंद हो गया। अब मैं होम्योपैथी का इलाज करवा रही हूँ। मेरे नाक से ब्लड आता है और डॉक्टर कहते हैं कि नाक के अंदर स्वेलिंग है। कृपया बताइए मैं क्या करूँ। नाक में पॉलिप की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या, ऑपरेशन भी करा लिया, लेकिन समस्या से पूरी तरह से निजात नहीं मिली और वो समस्या फिर से बनी हुई है। देखिए, इस अनुभव से सबसे बड़ी बात तो यह समझनी है कि हम सर्जरी को अवॉइड करें एज फार एज पॉसिबल। सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्या तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, तो यह जानना है हमें। देखिए, सर्जरी जो है वो आपके जो मोटा मोटा जो दिख रहा है उसको बस काट के हटा देता है। मान लीजिए नेजल पॉलिप है तो पॉलिप की सर्जरी करके हटा दी गया, तो ये पॉलिप बना क्यों, इस पर तो हमने चिंतन किया नहीं। तो जिस कारण से पहला पॉलिप बना जिसको आपने हटाया है, वो दूसरा पॉलिप फिर से बन जाएगा और फिर से बन जाएगा तो फिर से ब्लॉकेज होगी और कभी कभी ब्लीडिंग भी हो रही है। तो हमें समझना है सर्जरी को हमें अवॉइड करना है जहां तक हो सके। और यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया के एक सर्जन डॉक्टर यान हैरिस की एक इंटरेस्टिंग बुक भी है, थोड़ी मेडिकल बुक है, सिर्फ डॉक्टर ही पढ़ के समझ पाएंगे। सर्जरी द अल्टीमेट प्लासिबो। इंटरेस्टिंग बात है, सर्जरी को भी
उन्होंने प्लेसिबो का नाम दिया है। 50% सर्जरी, 50% एक बहुत बड़ा डेटा है। डॉक्टर यान हैरिस एक सर्जन है, एक सर्जरी के प्रोफेसर हैं सिडनी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन वो एक इथिकल डॉक्टर है, इथिक्स की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं। तो सर्जरी को हम ज़्यादा रिकमेंड ना करें, ज़्यादा उसको यूज ना करें। जब पहले हम जो आध्यात्मिक तरीके हैं, जो प्राकृतिक तरीके हैं, पहले हम उसको आजमाएं। आपकी समस्या पे आते हैं। देखिए, जो ब्लॉकेज जो है, किसी भी तरह के नेजल ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए जल नीति का प्रयोग बहुत अच्छा है। जल नीति में एक जल नीति वाला एक लोटा होता है, उसके अंदर हम गुनगुना पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डालकर, समुद्र का जैसा पानी नमकीन होता है वैसा नमकीन पानी बनाकर हम नाक में एक छेद से डालते हैं और दूसरे छेद से पानी जो है, जब मुंह खोलकर हम सांस ले रहे हो तो दूसरे नाक से पानी जो है वो गिरने लग जाता है। यह मैं आपको बस थोड़ा सा बताने के लिए बता रहा हूं। मुझको सुनकर आपको जल नीति नहीं करनी है, किसी योगा टीचर के पास जाना है और उनसे जल नीति सीखना है। जल नीति में, जल नीति का जब प्रोसेस जब समाप्त हो जाता है तो बाद में आपके नेजल ट्रैक्ट में वाटर ना रहे, उसका विशेष ध्यान रखना होता है। धीरे धीरे आराम आराम से थोड़ा रुक कर, थोड़ा धैर्य रखते हुए जल की थोड़ा सा माइक्रो ड्रॉपलेट भी नेजल पैसेज में ना बचे, इसका ध्यान रखना होता है। उसको छिड़क कर निकालना होता है, जो आप योग प्रशिक्षक से फिजिकल सेशन में ही सीख पाएंगे। ये ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से ना सीखें। वैसे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यूट्यूब से सीखें। बस एक बार आपको सीखने की जरूरत है और फिर ये बहुत आसान है। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, सेविंग करते हैं, बहुत सारे मेल, तो जल नीति में भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर एक बार आप रूटीन करने लग जाएं तो आराम से 5 मिनट में वो हो जाएगा। जल नीति का प्रयोग सबसे अच्छा प्रयोग है ब्लॉकेज को दूर करने के लिए। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हमें करना चाहिए। अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, एक तरफ से सांस लेना और दूसरी तरफ से सांस लेना, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो बहुत पॉपुलर है। दिखने में यह प्राणायाम सिंपल लगता है, लेकिन इसके अभ्यास से हमारी ईरा पिंगला नाड़ी जो है वो संतुलित हो जाती है, हमारे नेजल ब्लॉकेज दूर होते हैं। तो सुबह शाम आप इसका 2 बार कम से कम 10 राउंड का प्रयोग किया करें। कोई बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 10 राउंड भी कर लेते हैं तो आपको इसका फायदा मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम साइकोसोमेटिक रीजन, मानसिक कारणों पर जाएं, क्योंकि हर एक रोग तो साइकोसोमेटिक है, तो इसका कारण है जीवन में, मेरे जीवन में मेरे ऊपर काम ज्यादा है, ऐसी सोच। इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, दुनिया में बहुत लोगों को लगता है कि उनके ऊपर ना बहुत ज्यादा काम है। अगर हम प्रकृति के हिसाब से देखें, भगवान की तरफ से, तो किसी भी व्यक्ति को ज्यादा काम नहीं मिलता। वो उसकी जो कैपेसिटी है, उसको जो सीखना है, उसके अनुसार से उसको काम मिलता है। लेकिन अगर हम मन के तल पर ये मान लें कि मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा काम है, बहुत बर्डन है, मैं कैसे इतना काम संभालूं, यह एक कारण होता है। अपने जीवन में अवलोकन करें कि आपके भीतर ऐसी सोच है, और अगर ऐसी सोच है उसको दूर करें अफर्मेशंस के माध्यम से। परिवर्तन सीरीज हमारा देखें पीएमसी हिंदी पर, आप अफर्मेशंस के बारे में डिटेल में समझ लेंगे। अफर्मेशंस सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसे प्रेजेंट टेंस में बार बार दोहराना होता है, खासकर आईने के सामने। जब भी आप आईने के सामने जाते हैं, आपको थोड़ा जाना भी चाहिए बार बार, और अफर्मेशंस को अपनी आंखों में देखते हुए बोलना चाहिए। जितना अफर्मेशन आप अधिक बोलेंगे, लुई है जिन्होंने अपना कैंसर अफर्मेशन से ठीक किया बिना कीमोथेरेपी। अफर्मेशंस को वो दिन में 500 बार बोलती थी, लिखती थी, सोचती थी। और अगर सोचने की बात हो तो हम सोच सकते हैं सुबह 24 घंटे में, सुबह से लेकर शाम तक हम कितने विचार सोचते हैं। अगर यही विचार हमारे कॉन्शियस हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, तो अफर्मेशन से। तो जब भी आप आईने के सामने जाएं, आईने में अपने आप को देखते हुए अफर्मेशंस करें। क्या अफर्मेशंस करना है? एक जनरल अफर्मेशंस है, मैं खुद को प्यार करता हूं, आई लव माई सेल्फ। मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। मैं अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकता हूं, मैं अपने काम को आसानी से पूरा कर सकता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से निभा सकता हूं। कभी
ऐसा नहीं सोचना है मेरे ऊपर काम ज़्यादा है या जिम्मेदारी ज़्यादा है, कभी ऐसा होता ही नहीं है। बच्चे को बच्चे के जितना काम मिलता है, बड़े को बड़े जितना काम मिलता है। और बहुत बार हमें सीखना होता है, जब काम आएगा, काम करेंगे तभी आप सीखेंगे, नहीं तो सीखना तो अपने आप नहीं होता जीवन में। तो काम को ज़्यादा नहीं देखना है, तो खुशी खुशी काम निभाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेंगे। आपका सकारात्मक सोच हुआ तो इसका प्रभाव आपके नाक पे पड़ेगा और आपकी नाक जो है वो खुल जाएगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट की मैं बात करूं तो LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर अंगूठे के नीचे है। दोनों हाथों में आपको LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। ये आपकी ब्लीडिंग को बंद करने में हेल्प करेगा। देखिए, ब्लीडिंग जो है ना, वो कभी कभी सीरियस मैटर भी हो सकता है, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, है ना। LU9 को दोनों हाथों में मसाज करेंगे तो आपकी ब्लीडिंग को बंद कर देगा। ब्लीडिंग बंद होने के अलावा जो ब्लॉकेज की बात है, LU9 से नीचे जाना है LU7 की तरफ, कलाई से कोहनी की तरफ जाना है। 2-3 अंगुल के एरिया में आपको मसाज करना है, लेकिन वन वे यूनिडायरेक्शन, 9 से 7 की ओर, कलाई से एल्बो की ओर। आगे पीछे मसाज नहीं करना है। आगे पीछे मसाज टोन होगा जब हम रिवर्स डायरेक्शन में 9 से 7 की तरफ मसाज कर रहे हैं, तो ये सिडेट हो रहा है। ये लंग मेरिडियन में हमें इन ची को, पृथ्वी प्राण को सिडेट करना है। LU9 को आप टोन करें और उसके बाद आप इन ची को सिलेक्ट करने के लिए LU9 से LU7 की तरफ मसाज करें। ऐसा दोनों हाथों में करना है। तो इसका प्रयोग भी आपको नाक को खोलने में हेल्प करेगा। ध्यान को अपनाते रहिए। हमारे PMC हिंदी पर आपको ब्रेथ वर्क मिलेगा। ब्रेथ वर्क हमारे मास्टर श्रेयांश डागा के द्वारा होता है। छुट्टी के दिन, संडे के दिन, जब आपके पास अच्छा समय है तो आप इस ब्रेथ वर्क को करें। ब्रेथ वर्क जो है वो हमारे सारे इमोशंस को निकालने में मदद करता है, हमारी नाड़ियों खोलने में मदद करता है। ब्रेथ वर्क का प्रयोग भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ब्रेथ वर्क करें, ध्यान को अपना रहे हैं, अपनाते रहें, इन सभी का प्रयोग करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो मीनू जी का केस है, ये इकलौता केस नहीं है। जी। लोग अक्सर सर्जरी करवाते हैं हाँ। और वापस उसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं। और आप हमेशा बोलते हैं कि ध्यान कीजिए, हाँ। ध्यान से हर चीज का इलाज होगा, हर बीमारी का इलाज होगा। तो सवाल ये है कि सही में ध्यान हमें पहले अपनाना चाहिए, सर्जरी बाद में, या फिर सर्जरी मना ही कर देनी चाहिए? क्या सही में ध्यान इतना इम्पैक्टफुल है? देखिए, किसी भी रोग में अगर हम 1 महीने रुक सकते हैं, अगर डॉक्टर से हम पूछ लें कि क्या मेरे पास 1 महीने का समय है, अगर मैं 1 महीने बाद सर्जरी कराऊं तो चलेगा। ऐसा जो भी रोग अगर 1 महीने पोस्टपोन किया जा सकता है सर्जरी को, ऐसे रोगों में जब हम काम करना शुरू कर दें तो हमारी समस्या कम होनी शुरू हो जाएगी। 1 महीने में पूरी तरह से बीमारी ठीक नहीं होगी बहुत बार, लेकिन अगर बीमारी 50% या 30% भी कम हो जाती है तो होप मिलता है कि हाँ, ये पूरी तरह से भी ठीक हो सकता है। तो हर एक रोग में, हर एक सर्जरी में अगर हम इस तरह से ट्राई करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और यहाँ पे कई सारी चीजें हैं। देखिए, जब हम बोलते हैं कि ध्यान करना है, तो ध्यान करने के साथ साथ वैसे तो ध्यान में बैठना होता है। मैं ध्यान को शुद्ध रूप में समझने पर फोकस ज्यादा करता हूँ। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक स्थिति है। ध्यान में हम आंख बंद करके बैठते हैं। अब जैसे अब रात में सोने की बात है, कभी हम ऐसा बोलते हैं क्या मैं नींद करने जा रहा हूँ? बोल के देखिएगा फैमिली में क्या होता है। हम नींद में जाते हैं, वैसे हम ध्यान में जाते हैं या ध्यान में बैठते हैं। ध्यान करने की चीज नहीं है, उसमें हमें सारी एक्टिविटी को, सारे सोच विचार को बंद कर देना है। लेकिन ठीक है, बोलचाल की भाषा में हो जाता है। ध्यान में हम बैठना है, तो ध्यान में बैठने के साथ साथ हमें समझना भी है, हमें अपने विचारों को समझना है, विचारों को पॉजिटिव करना है। हमारे भीतर 7 ऊर्जा केंद्र 6+1 चक्रास होते हैं, उन चक्रास को समझना है, चक्रास पे काम करना है। जब हम ऊर्जा पर और मन पर समझ कर काम कर सकते हैं, तब बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में बैठने की एक रिचुअल की तरह, एक मशीन की तरह हम अलार्म लगा के 1 घंटे के लिए बैठ जाएं सुबह शाम, सिर्फ उससे बात हमेशा नहीं बनती। कभी कभी बन भी जाती है। अगर छोटी मोटी बीमारी हो तो बहुत बार हीलिंग हो जाती है। लेकिन अगर समझकर, लुई है की बातों को समझकर, चक्रा की बातों को समझकर, और जो मैं थोड़ा नाड़ियों के बारे में बता रहा हूं, अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज है तो हम थोड़ा नाड़ियों का एक्यूप्रेशर का भी यूज कर सकते हैं। तो हीलिंग तो गारंटेड है, सर्जरी की जरूरत
नहीं पड़ेगी। और व्यक्तिगत मैंने तो अपने प्रोफेशन में, चूंकि मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं ध्यान सिखाने के साथ साथ एक्यूपंक्चर नाड़ियों पर चिकित्सा की प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा अपना क्लिनिक भी है। तो हार्ट होल जिसमें कि सर्जरी दुनिया मानती है कि करानी ही है, कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर जिसमें सर्जरी करानी ही है, ऐसे केसेस भी इलाज के माध्यम से, एक्यूप्रेशर और ध्यान के माध्यम से ठीक हुए हैं। तो जब हार्ट होल जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी अगर ठीक हो सकती है, मेरे पास पर्सनल टेस्टिमोनियल है, मेरे पास केसेस हैं, तब वो ठीक हुई है, तो कौन सी बीमारी नहीं हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा विश्वास चाहिए, है ना। जब नए लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो ना अगर आप फेथ रखते हैं ना, फेथ का बहुत बड़ा महत्व होता है। फेथ होने से आप जल्दी उसका रिजल्ट आने लग जाता है। थोड़ा विश्वास रखें, थोड़ा फेथ रखें और थोड़ा पढ़ें। देखिए PSSM में, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में, पत्रिजी जी ने स्वाध्याय पे बहुत फोकस दिया है। क्यों? क्योंकि हमें कंसेप्ट को समझना है। देखिए कंसेप्ट समझेंगे और तब आप अपनाएंगे ना, तब आपको उसका रिजल्ट आएगा। तो हेल्थ के मामले में लुई हे को आप पढ़ें। लुई हे को आपने पढ़ लिया है तो माइंड टू मैटर पढ़ें। माइंड टू मैटर पे PMC हिंदी पर मेरे 3 स्वाध्याय हैं, आप उनको सुन सकते हैं। और हमारे MB पब्लिकेशन हाउस से उसका हिंदी भी हुआ है, पत्रिजी जी ने हिंदी करवाया, क्योंकि इंग्लिश में होने से कुछ लोग पढ़ पाते, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते। हिंदी में है तो कुछ ज़्यादा लोग पढ़ पाएंगे। तो आप लुई हे को पढ़िए, माइंड टू मैटर पढ़िए, दीपक चोपड़ा को पढ़िए। हीलिंग तो बहुत आसान है, जितना आप समझ लेंगे ना। मैं बहुत बार सोचता हूं कि दुनिया में लोग इतना हेल्थ के लिए क्यों कंसर्न होते हैं। अरे बहुत आसानी से आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, थोड़ा समझ कर काम तो करो। हेल्थ मैटर पे दुनिया में जितना लोग चिंता करते हैं उतना करने की जरूरत है नहीं। लोग समझते हैं कि इतना मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कम मेहनत में, लेकिन वो मेहनत आपके पास समझदारी वाला होना चाहिए। बहुत कम मेहनत में आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं, नियम के साथ, ध्यान को और बाकी जुड़ी हुई आध्यात्मिक अभ्यास को अपनाते हुए, करते हुए चलेंगे तो किसी भी रोग में सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। और शायद ये भी बात जो आपने अभी बताई हमें कि हम हमेशा से ही शारीरिक समस्याओं का इलाज शारीरिक रूप से खोजते हैं, जबकि शारीरिक समस्याओं का जो जुड़ाव है, जो कारण है, वो मानसिक रूप से होता है। तो जब तक मन से किसी कारण को, किसी वजह को नहीं निकालेंगे, तब तक शारीरिक समस्याओं का सामना इसको मैं नहीं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जिन लोगों के भी, जो लोग भी प्लांटेशन करते हैं, पानी डालते हैं, अगर ऊपर कोई पत्ते हैं या फूल हैं, अगर किसी में पत्ते सूख रहे हो ना, पानी नहीं है, तो हम पानी जड़ में डालते हैं। जड़ तो दिखता नहीं है, जो नहीं दिखता है उसको पानी देने से जो ऊपर है वो अच्छा रहता है। हमारे भीतर भी जो जड़ नहीं दिख रही है हमारी, हमें उस पर काम करना है। जड़ें हमारी, जो चक्रास हैं, ये हमारी जड़ें हैं। जो हमारा ये मन है, अवचेतन मन, ये हमारी जड़ें हैं। जड़ पर काम करना सीख लीजिए, हीलिंग 100% गारंटेड है। घबराइए मत, समझिए और धैर्य के साथ ध्यान को अपनाइए, अध्यात्म विज्ञान को अपनाइए। ध्यान के साथ साथ PSSM का फोकस है अध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। सिर्फ मानने की बात नहीं है, अनुभव से जानने की बात है, पढ़ने की जरूरत है। जब हम पढ़ते हैं तो लुई हे के सालों की मेहनत के इसके ज्ञान को हम कुछ दिनों में आत्मसात कर सकते हैं। तो लुई हे को पढ़िए, माइंड टू मैटर को पढ़िए, अध्यात्म विज्ञान को समझिए और जीवन में उतारिए। एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनिए। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनने के लिए कोई डिग्री हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपके पास समझ हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो आप प्रैक्टिकली, फंक्शनली स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। PSSM का उद्देश्य है स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाना, और उस प्रोसेस में तो आप दवाओं से तो मुक्त हो ही जाएंगे बहुत आसानी से। जी मीनू जी, आप भी धैर्य रखिए और आपकी जो समस्या है उसका जड़ से इलाज कीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे पूछा है अजय जी ने। ये सवाल लिखकर अजय जी ने हमसे पूछा है। वो पूछते हैं कि H3N2 वायरस से कैसे बचाव किया जा सकता है। सर, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, आज का क्या, ये तो जब से कोविड आया है और बीच में हर 2-4 हफ्ते पे कोई ना कोई वायरस की न्यूज आती रहती है। किसी दूसरे कंट्री में आ जाती है और कभी कभी हमारे यहाँ भी आ जाती है।
देखिए, हमें बात ये समझना है कि एक एक वायरस को लेकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर हमें काम करने की जरूरत नहीं है। देखिए, लोग नहीं समझते हैं इस बात को, वो टीवी पे देखते हैं और घबरा जाते हैं। बेसिकली हमें अपनी ओवरऑल इम्यूनिटी पावर को अच्छी रखनी है, और जब हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो तो बाहर H3N2 वायरस आए या H3N3 वायरस आए, कोई भी नया वायरस कल को आ जाए, देखिए साइंटिस्ट को तो उनका स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जीनोम की बेसिस पे कुछ ना कुछ नाम वो देंगे। नए नाम होने से वायरस जो है ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हजारों वायरस हैं और आते रहेंगे, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र किसकी करनी है? आपको अपनी इम्यूनिटी, अपनी एनर्जी लेवल की करनी है। मेडिटेशन में जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, हमारे सुषुम्ना नाड़ी की चक्रों की ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। आपका जो ऑरा है, हमारी बॉडी के 3 फीट चारों तरफ, 2 फीट से 3 फीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड होता है, इसको ऑरा कहते हैं। जितना आप ध्यान अच्छे से अपनाते हैं, आपका जो ऑरा है ना, वो पावरफुल हो जाता है, प्रोटेक्टिव हो जाता है। अगर आपके पास एक हेल्दी ऑरा है, आपकी बॉडी में वायरस अगर इंजेक्ट भी कर दिया जाए, मेरे शरीर में H3N2 वायरस या कोविड-19 वायरस या कोई भी वायरस अगर इंजेक्ट भी कर दिया जाए, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और ऐसा कुछ मेडिकल एक्टिविस्ट ने क्लेम भी किया है। विश्वरूप राय चौधरी 3-4 साल पहले HIV वायरस के लिए उन्होंने यूट्यूब पर ओपनली क्लेम किया था कि कोई भी डॉक्टर आए और पेशेंट, एड्स पेशेंट का ब्लड मेरी बॉडी में इंजेक्ट करें और मैं देखता हूं मुझे एड्स होता है क्या। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अनुसार कोई किसी भी पर्सन की लाइफ को इन डेंजर में नहीं डाला जा सकता। तो यह क्लेम सिर्फ क्लेम रहा, यह प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ। लेकिन यह बात समझनी है कि विश्वरूप राय चौधरी और ऐसा ही इंटरनेशनल लेवल पे और दूसरे एक्टिविस्ट कर चुके हैं। कैसे वो क्लेम कर पा रहे हैं कि अगर मेरी बॉडी में वायरस को इंजेक्ट भी कर दिया गया, अब H3N2 वायरस अगर आया है तो वो पूरे कर्नाटक में या पूरे हरियाणा में या पूरे इंडिया में नहीं फैल गया है ना, कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगहों पर है। पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम डर से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जितना हम डरते हैं ना, हमारी एनर्जी उतनी डाउन हो जाती है। आप मस्त रहें कि मैं तो ध्यानी हूं, मैं सकारात्मक सोच वाला हूं, मैं फल और सब्जियां खाने वाला हूं, तो मेरी इम्यूनिटी अच्छी है। विश्वरूप राय चौधरी फल और सब्जियों के प्रयोग से, जिसको वो DIP डाइट कहते हैं, उससे उन्होंने हजारों कोविड के पेशेंट ठीक किए, हजारों, जिसको वो नाइस प्रोटोकॉल कहते हैं। वहां पर तो ध्यान भी वो प्रयोग नहीं कर रहे, हम तो ध्यान को भी अपना रहे हैं। हमारे पास तो और भी गहरी साइंस है। ध्यान को नियमित रखें, पौष्टिक भोजन लें, और पौष्टिक भोजन का मतलब है फल और सब्जियां। आपके भोजन में WHO कहता है हर दिन 400 ग्राम फल तो होना ही चाहिए। और अगर विश्वरूप जी की बात माने तो 70 किलो के पर्सन को 700 ग्राम फल तो खाना ही चाहिए। किसी भी वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर एस रंजन ने ये एक बात नहीं, ये आपको एक नुस्खा दिया है हर एक बीमारी से जो आप डर रहे हैं, जो आप भाग रहे हैं, उनसे बचने का। तो अजय जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस वायरस से आप डर रहे हैं, जिस वायरस के बचाव के बारे में आपने पूछा, ये बचाव आपको बाहर नहीं मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा। सकारात्मक रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और खुद को खाने पीने से भरपूर रखें, अच्छा भोजन खाएं। अगर आपने अभी तक ध्यान करना नहीं शुरू किया है तो ध्यान शुरू कर दीजिए, क्योंकि ध्यान आपकी हर एक परेशानी का रामबाण इलाज है। दर्शकों, आप अपनी समस्याओं या अपनी बीमारियों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर भेज सकते हैं। अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करते समय आप अपना नाम, कहाँ से हैं और आपकी उम्र क्या है, ये ज़रूर बताएं। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर अन्य सवालों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डॉक्टर से पूछो। सर, हमारे दर्शकों के अलग अलग और इतने सीरियस क्वेश्चंस का आपने इतने बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, उनको अपनी मानसिकता को सुधारने के लिए आपने एडवाइस किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी।